बच्चों, स्वागत है आपके इस खूबसूरत से चैनल डिफरेंशियल क्लासेस में। और मैं हूं आपका फिजिक्स का टीचर यशवंत दुबे। और आज हम आपके लेकर आए हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। जो भी बच्चे अभी तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे, लेक्चर नंबर 1 आप देख लेंगे, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए इस लेक्चर नंबर 2 की हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नंबर 1 स्लाइड के साथ। ठीक है, चलिए नंबर 1 स्लाइड जो हमारा है वो क्या कह रहा है? कह रहा है सर ओम्स लॉ। तो ये जो ओम्स लॉ है, ये ओम्स लॉ किसके द्वारा दिया गया है? तो ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जिनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। यानी कि सर ये साइमन ओम जी के द्वारा ये ओम्स लॉ दिया गया है। ओम्स लॉ के बारे में उन्होंने बताया है, कुछ ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में बताया है। और इन्होंने सबसे पहले स्टडी किया और बताया कि सर किस तरीके से कंडक्टर के अंदर जो करंट होता है और जो पोटेंशियल होता है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो इसी रिलेशन के बारे में साइमन जी बताते हैं। तो चलिए देखते हैं सर उन्होंने क्या बताया था। ठीक, जैसे उन्होंने ये कहा था कि सर अगर हमारे पास क्या हो, कोई भी कंडक्टर हो और वो कंडक्टर कैसा हो, ओमिक कंडक्टर हो। कैसा कंडक्टर हो? ओमिक कंडक्टर हो। ठीक है, और इस ओमिक कंडक्टर में उन्होंने क्या बताया था? इस ओमिक कंडक्टर में उन्होंने बताया था कि सर इफ ऑल द फिजिकल कंडीशन ऑफ अ कंडक्टर रिमेन सेम देन I इज प्रोपोर्शनल टू द V। ठीक है, रही बात सर ये है, कह रहा है कि सर ऑल फिजिकल कंडीशन जो है वो क्या होना चाहिए? कंडक्टर का सेम होना चाहिए। तो रही बात सर ये फिजिकल कंडीशन है क्या? उस फिजिकल कंडीशन कहते क्या है? तो जैसे बच्चा है टेम्परेचर, टेम्परेचर कामा प्रेशर कामा डेंसिटी। ठीक है, ये सारे चीज क्या होने चाहिए बच्चा? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये चीजें कांस्टेंट अगर होती है, टेम्परेचर प्रेशर एंड डेंसिटी अगर ये कांस्टेंट है तो उस कंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। और उस ओमिक कंडक्टर में क्या होता है सर? जो I होता है वो प्रोपोर्शनल टू द V होता है। राइट, यानी कि सर ओम के द्वारा बताया गया है कि सर I इज प्रोपोर्शनल टू द V। और उसके लिए जो उन्होंने कंडक्टर का कंडीशन दिया है, टेम्परेचर प्रेशर एंड डेंसिटी, ये सारे जो फिजिकल कंडीशन है ये क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक, अब रही बात ये सर अगर I इज प्रोपोर्शनल टू द V का मतलब क्या होता है? सर I प्रोपोर्शनल टू द V का मतलब होता है कि सर इफ करंट की वैल्यू अगर हम 1 यूनिट बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो भी 1 यूनिट बढ़ेगी। ठीक है, अगर करंट की वैल्यू 1 यूनिट से डिक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल की भी वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट से डिक्रीज करेगी। तो प्रोपोर्शनल साइन का मतलब होता है कि सर हम जितने यूनिट से करंट को बढ़ा रहे हैं उतने ही यूनिट से क्या होगा? पोटेंशियल बढ़ेगा या फिर घटेगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है सर करंट की इंटेंसिटी को हम कितने यूनिट से बढ़ा रहे हैं या फिर कितने यूनिट से हम लोग घटा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया सर I प्रोपोर्शनल टू द V के रिस्पेक्ट में। क्या हम इसी चीज को V प्रोपोर्शनल टू द I भी लिख सकते हैं? V प्रोपोर्शनल टू द I, दोनों चीजें हमारे लिए क्या है? सही है, क्योंकि सर करंट को बढ़ाएं तो पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल को बढ़ाएं तो करंट बढ़ेगा। रही बात ये सर कि I प्रोपोर्शनल टू द V एंड V प्रोपोर्शनल टू द I, इन दोनों में सर क्या रिलेशन है? जैसे अगर आप इन दोनों को मैथमेटिकल नोटेशन के अनुसार अगर आप देखोगे, I प्रोपोर्शनल टू द V का मतलब I को बढ़ाओगे तो V बढ़ेगा। ठीक है, और इधर क्या है सर? V को बढ़ाओगे तो I बढ़ेगा। लेकिन ओम्स के द्वारा क्या बताया गया है कि सर I जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू द V होता है। ठीक है, अगर आप जनरल लॉ के अनुसार चलोगे तो जाहिर सी बात ये बताइए कि सर पहले पोटेंशियल आता है कि पहले करंट आता है? पहले क्या आता है सर? पोटेंशियल आता है, क्योंकि सर जब आप पोटेंशियल को बढ़ाओगे तभी क्या होगा? करंट बढ़ेगा। तो इसके अनुसार जो होता है V इज प्रोपोर्शनल टू द I होता है। ठीक, अगर V प्रोपोर्शनल टू द I है तो फिजिक्स के अनुसार जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम वहां पे क्या लगाते हैं सर? एक कांस्टेंट लगाते हैं, और वो कांस्टेंट का नाम क्या है सर? R है। ठीक है, उस कांस्टेंट नाम क्या है सर? R है। अच्छा, इस R को हम लोग क्या बोलते हैं? R को सर बोलते हैं सर प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट। ठीक, और इसी को ओम्स के द्वारा बताया गया है कि सर इस R की जो R का जो नेम है उसका नाम है सर रेजिस्टेंस। यानी कि R को हम क्या बोलते हैं सर? रेजिस्टेंस बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट। सर ये प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट किसका है सर? V एंड I के रिलेशन का है। सर V एंड I का जो रिलेशन जो आता है उसके बीच में जो कांस्टेंट आता है उसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस के टर्म से जाना जाता है। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या हो गया? V इक्वल टू हो गया IR। राइट, अगर यहां से अगर हम
आर को सब्जेक्ट बनाए तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन में आई। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, v अपॉन में आई। अब रही बात सर यहां पे कि सर इस इक्वेशन जैसे v इक्वल टू आई आर दिया है, तो सर इसमें एक बात बताइए कि सर क्या रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या वो पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है कि करंट पे डिपेंड कर रहा है? क्या अगर हम करंट की वैल्यू घटाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ेगा? तो बच्चा बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर आर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि सर ये जो आर है वो पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है, ना ही ये करंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये जो आर है ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा ना ही करंट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आर क्या है सर, ये प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट है। ये वी और आई के रिलेशन से निकला है, और जब इसके रिलेशन से जब ये निकलता है, जो भी प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट होता है, तो इन दोनों वैल्यू पे ये डिपेंड नहीं करता है। चाहे कोई भी आप फिजिक्स में देखेंगे, ठीक है, तो उस केस में जो भी आपका प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट होगा, ठीक है, जहां से वो आया होगा उसी टर्म पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो पोटेंशियल और करंट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है बच्चा, करंट पे डिपेंड करता है, या फिर कहूं करंट किस पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। बट आर जो होता है वो ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करता है ना ही वो करंट पे डिपेंड करता है। तो आर इक्वल टू क्या हो गया हमारा, वी अपॉन आई हो गया। अगली बात करते हैं सर, अगली पॉइंट इसमें कह रहा है सर वी इक्वल टू आई आर, आर इज अ कांस्टेंट कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। हमने अभी जस्ट इसके पहले डिस्कस किया है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि सर आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर इफ वी रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, इस केस में हम कह सकते हैं कि सर अगर v क्या है, कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, तो v कांस्टेंट को हम बना देते हैं। अगर v को हम लोग क्या कर देते हैं बच्चा, कांस्टेंट कर देते हैं, उस केस में i जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r हो जाएगा। ये कब होगा सर, जब हम पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं सर, कांस्टेंट कर रहे हैं, तब जाके जो रेजिस्टेंस होगा वो i के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। राइट, लेकिन अगर v और i दोनों दिया गया है तो उस केस में सर रेजिस्टेंस जो होगा इस पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो बच्चा ये इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। अब कह रहा है सर कुछ सम ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ के बारे में समझेंगे। ठीक है, और इस ग्राफ के बारे में समझने से पहले हमें दो चीजें समझना होगा। सर वो दो चीजें क्या है सर, ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर में, तो एक चीज मुझे बताइए कि सर ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर में ये पहले क्लियर कर दे रहा है कि सर वह कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर किसे कहेंगे कि सर वह कंडक्टर जो क्या करता हो, ओम्स लॉ को फॉलो करता हो। ठीक है, जो ओम्स लॉ को जो फॉलो करता है उस वाले कंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर कहते हैं। और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। सर ओम्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है सर, V इज प्रोपोर्शनल टू द I होने का मतलब है कि सर जो V होना चाहिए वो प्रोपोर्शनल टू द I होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में जो भी कोई कंडक्टर होगा उस कंडक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। और जो V प्रोपोर्शनल टू द I, जो कंडक्टर V प्रोपोर्शनल टू द I को नहीं फॉलो करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। जैसे आप देखोगे नॉन ओमिक कंडक्टर में कुछ सेमी कंडक्टर आते हैं, जो सेमी कंडक्टर होता है वो नॉन ओमिक कंडक्टर होता है। ये सेमी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये देखेंगे हम लोग। और ये जो सेमी कंडक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में जानेंगे कि सर ये किस तरीके से ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं सर कुछ मेटल्स की, ठीक है, तो मेटल्स लाइक आपके हो गए कॉपर, सिल्वर, ठीक है, ये सारे जो भी होंगे, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, ये सारे कंडक्टर क्या करते हैं सर, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, और ये ओम्स लॉ को फॉलो कब करते हैं, जब इसमें हम फिजिकल कंडीशन को क्या करें, कांस्टेंट करें, तब जाके ये फॉलो करेंगे। फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम को हम लोग क्या करें, या डेंसिटी को हम लोग क्या करें, कांस्टेंट करके रखें, तब ये क्या होगा, फॉलो करेगा। राइट, ठीक। अब चलते सर ग्राफ के अनुसार देखा जाए, जैसे यहां दिया गया सर V एंड I के ग्राफ दिया गया है। ठीक है, V एंड I के ग्राफ। अच्छा, एक चीज और यहां आप देखेंगे सर, V एंड I के ग्राफ जो बनाया गया है, तो यहां पे देखेंगे सर R इक्वल टू क्या होता है सर, V अपॉन I होता है। R इक्वल टू क्या होता है सर, V अपॉन में I होता है। ठीक है, अच्छा इस रिलेशन से क्या समझ में आता है,
अगर आप मैथमेटिक्स इक्वेशन देखेंगे तो सर मैथमेटिक्स में सर एक स्लोप वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, स्लोप, यानी कि सर जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं सर, स्लोप बोलते हैं। और स्लोप किसका बोलते हैं सर, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, यानी कि सर जिसका स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, जिसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा ग्राफ में, उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर आप मैथमेटिक्स के अनुसार देखोगे तो स्लोप को हम लोग tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। tan थीटा हमारा क्या होता है सर, स्लोप होता है मैथमेटिक्स के अनुसार अगर देखा जाए तो। अभी फिजिक्स में देखा जाए, जो यहां पे दिया गया सर, जो ग्राफ बनाया गया है यहां पे, तो इस ग्राफ के अनुसार सर जो वी आई ग्राफ है, जो हमारे पास वी एंड आई का ग्राफ है, इसका जो स्लोप है, यही स्लोप क्या बताएगा सर, रेजिस्टेंस के बारे में बताएगा, ठीक है। अब जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, स्लोप का मतलब सर एंगल ज्यादा होना चाहिए, एंगल थीटा, थीटा की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो क्या हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, किस तरीके से, सर tan थीटा इक्वल टू द आर इक्वल टू द स्लोप इक्वल टू द v अपॉन आई। सर ये किसके लिए है सर, ये ग्राफ के लिए है, ठीक है, ग्राफ के लिए। किसके ग्राफ के लिए बात कर रहा सर, v एंड आई ग्राफ, हमेशा v ऊपर होना चाहिए और i के लिए मैं बात कर रहा हूं। v एंड आई ग्राफ इस तरीके से होगा तो आप क्या लगाओ, tan थीटा इक्वल टू r इक्वल टू स्लोप इक्वल टू v अपॉन आई, ठीक है। और इसमें जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसकी एंगल ज्यादा होगी, उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब जैसे यहां देखा जाए, जैसे ये वाला जो सेकेंड वाला वायर है, ये जो फर्स्ट वाला वायर है और ये जो सेकेंड वाला वायर है, तो फर्स्ट वाला वायर का देख रहे हैं एंगल इतना छोटा है, ठीक है। सपोज करते हैं सर इसकी जो एंगल है वो थीटा 1 है, ठीक, और इस वाले बड़े वाले का जो एंगल है वो क्या है सर, थीटा 2 है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए सर, जो थीटा 2 है वो ग्रेटर देन थीटा 1 है। तो सर इसमें देखा जाए सर, थीटा 2 क्या है, थीटा 1 से ग्रेटर है, मतलब थीटा, जो थीटा 2 है उसका एंगल ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ सर, जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा, ठीक है। इसका क्या होगा सर, स्लोप ज्यादा होगा, स्लोप मैक्सिमम होगा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जिसका सर स्लोप ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी सर, ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए सर सेकंड वाले वायर का हाई रेजिस्टेंस होगा और फर्स्ट वाले वायर का लो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। जिसकी स्लोप देखो, इस वाले की स्लोप ज्यादा है, इसकी रेजिस्टेंस हाई होगी। इस वाले स्लोप की ये स्लोप क्या है, इसके रिस्पेक्ट में कम है, तो ये वाला स्लोप की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक। अब बात करें सर नॉन ओमिक कंडक्टर में। अच्छा आप ध्यान से देखो सर, ये दोनों ये जो कंडक्टर, जो दो कंडक्टर बनाया गया है, ये दोनों कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब ये ओमिक कंडक्टर है। अच्छा ओमिक कंडक्टर में जो ग्राफ बनता है आर का, ठीक है बच्चा, ये आर का ग्राफ है, ठीक है। ये जो आर की ग्राफ बन रही है, ठीक है, ये जो आर की ग्राफ बन रही है वो कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन बता रहा है, मतलब क्या है सर, ये प्योर ओमिक कंडक्टर है। और इस वाले ग्राफ में आप देखेंगे कि सर, इस वाले ग्राफ में देख रहे हैं सर, इस तरीके से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। ये लिनियरली नहीं बढ़ रही है, इस वाले केस में लिनियरली बढ़ रही है, और इस वाले केस में क्या हो रहा है, नॉन लिनियरली बढ़ रही है, ठीक है। और जिस वाले ग्राफ में, जिस वी आई ग्राफ में नॉन लिनियरली रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिस उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंडक्टर क्या बोलते हैं हम लोग सर, नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। तो सर ये हो गया सर ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर के बीच का ग्राफ, ठीक। अब चलते बच्चे हम लोग अपने अगले स्लाइड पे, ठीक। हाँ यहां पे सर क्वेश्चन दिया गया है सर, विच ऑफ द ग्राफ ओबेस ओम लॉ, यानी कि सर कौन सा ग्राफ ओम्स लॉ को ओबे करेगा, ठीक है। तो ओम्स लॉ को ओबे करने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं सर, ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर, ठीक है। अब ये जो ओमिक कंडक्टर है ना, अब इस ओमिक कंडक्टर में होता क्या था सर, जो वी आई ग्राफ जो बनता था, ठीक है, जो वी आई का ग्राफ था, उस वी आई ग्राफ में क्या होना चाहिए, जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो लिनियरली बढ़ते हुए रहना चाहिए, यानी कि लिनियरली मूव करना चाहिए, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस वाले में, ठीक, ये क्या बताएगा सर, आर ही बताएगा, इस वाले में भी क्या बताएगा, आर बताएगा, ये भी क्या है सर, आर है, ये भी क्या है सर, आर है, ठीक। अगर आप ध्यान से देखोगे करंट एंड वोल्टेज के दिखा रहा है, मतलब ये आई वी ग्राफ बता रहा है, ठीक।
इसमें अगर देखा जाए सर, इसमें जो आर है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है, मतलब सर ये लिनियरली मूव कर रहा है। सर इसमें भी क्या हो रहा है सर, लिनियरली मूव कर रहा है। ग्राफ में देखें सर, इसमें भी लिनियरली मूव कर रहा है, लेकिन सर इसमें और इसमें नहीं कर रहा है। ठीक, तो देखा जाए सर, इसमें क्या हो रहा है सर, इसमें सर एक अगर हम लोग बात करते हैं सर ये इस वाले ग्राफ में, तो इसमें आप देख रहे हैं कि सर इस वाले कंडीशन में क्या है, करंट जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, कहां तक के लिए कांस्टेंट है सर, कुछ पार्टिकुलर वोल्टेज तक। ठीक है, मान लेते हैं सर ये V0 है और इस V0 वाले तक जो करंट क्या है, कांस्टेंट है। और सडनली क्या हुआ, जैसे हमने वोल्टेज को बढ़ाया, करंट क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो बच्चा ये क्या होगा, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ओम्स लॉ को फॉलो मतलब क्या होता है कि सर अगर हम V को 1 यूनिट बढ़ा रहे हैं तो I को भी क्या होना चाहिए, 1 यूनिट बढ़ना चाहिए। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि सर हम V को बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन I क्या हो रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। I क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए क्या हो जाएगा सर, ये नॉन ओमिक कंडक्टर हो जाएगा। मतलब ये सर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। दूसरा जो ग्राफ दिखा रहा है यहां पे, इसमें आप देख रहे हो कि सर यहां पे देखिए करंट एंड वोल्टेज को जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो यहां तक अगर देखा जाए लिनियरली बढ़ रहा है, यहां तक लिनियरली बढ़ रहा है। लेकिन जैसे हमने क्या किया, वोल्टेज को 1 यूनिट बढ़ाया, करंट क्या हुआ, सडनली बढ़ गया। ठीक, और सर इसमें जब करंट सडनली बढ़ गया कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद, तो इस केस को भी हम लोग क्या बोलेंगे सर, ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। ओम्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है कि सर V जो होना चाहिए वो प्रोपोर्शनल टू द I होना चाहिए, लेकिन इससे भी सर V प्रोपोर्शनल टू द I नहीं दिखा रहा है, तो सर ये भी क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक, अब रही बात है सर पहले और दूसरे वाले के लिए, तो पहले और दूसरे वाले में देख रहा है कि सर यहां पे ये जो रेजिस्टेंस वाला जो ग्राफ है, ठीक है, इस वाले रेजिस्टेंस वाले ग्राफ में देख रहे हैं कि सर ये है सर 0, इधर है सर वोल्टेज, ऊपर है सर करंट। जब हम वोल्टेज को कम कर रहे हैं तो करंट की वैल्यू क्या हो रही है सर, 0 हो रही है। ठीक है, यानी कि सर यहां पे क्या बना रहा है सर, इंटरसेप्ट बना रहा है। आर क्या बना रहा है सर, इंटरसेप्ट बना रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस एक इंटरसेप्ट पॉइंट बना रहा है। ठीक है, जब वोल्टेज को हमने क्या कर दिया, वोल्टेज को हम जब डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज को हमने डिक्रीज किया, यहां तक लेकर आए तो करंट क्या हो गया, जैसे मैं कहूं सर जब वोल्टेज को हमने निगेटिव डायरेक्शन में लेके गए तो करंट क्या हो गया सर, 0 हो गया। ठीक, और जब हमने क्या किया, वोल्टेज को 0 किया तो करंट क्या हुआ, मैक्सिमम बता रहा है। जब हम वोल्टेज को 0 कर रहे हैं, करंट क्या आ रहा है, मैक्सिमम। देखिए यहां वाला केस में देखा जाए तो इस वाले केस में बताया जाए तो सर इस वाले केस में वोल्टेज क्या है, वोल्टेज 0 है, मगर करंट जो है, करंट के कुछ वैल्यू बता रहा है। ठीक है, तो सर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सर पोटेंशियल 0 हो और करंट क्या हो, थोड़ी सी उसकी वैल्यू बताए। तो ये वाला भी सर क्या होगा, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये सेकंड वाला क्या है, बिल्कुल सही है। आप देख रहे हो सर हर एक इंस्टेंट में जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तैसे तैसे क्या हो रहा है, करंट बढ़ रहा है। वो भी कैसे बढ़ रहा है बच्चा, लिनियरली बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, सेकंड वाला ऑप्शन आपको शो करता है कि सर ये जो ग्राफ है ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं बच्चा हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक, अब बात करते हैं सर रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, सर रेजिस्टेंस होता क्या है, जैसे यहां पे दिया गया है कि सर रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। यानी कि सर जो रेजिस्टेंस होता है ये कंडक्टर की क्या होती है सर, एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है, अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये कैसे अपोज करता है, सपोज कीजिए सर एक डेली लाइफ एग्जांपल लेके चलेंगे हम लोग। जैसे कि सपोज करते हैं आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, और आप बिल्कुल फ्री रोड पे बाइक चला रहे हो, सामने क्या हो जाए, ब्रेकर आ जाए, तो ब्रेकर आने से क्या होगा, आप अपने बाइक का स्पीड क्या कर दोगे, स्लो कर दोगे। तो ये जो ब्रेकर है जो आपके मोशन के लिए क्या किया, थोड़ा सा बाधा प्रोवाइड किया, यही वाला जो बाधा है करंट के लिए भी प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है किसी भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए। ठीक है, और ये क्या होता है बच्चा, ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है। यानी कि सर अगर कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब ये हुआ कि सर चाहे आप कोई भी कंडक्टर ले लो, ठीक है, उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस होना जरूरी है। वो रेजिस्टेंस होगा ही होगा, चाहे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो ज्यादा वो अलग बात है, लेकिन हर कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता ही होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है सर, ये एक प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का। कैसी प्रॉपर्टी होता है, टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर
करंट, करंट को क्या करता है, अपोज करता है। अगली बात क्या कह रहा है सर, अगली पॉइंट कह रहा है सर देयर इज ऑल्सो अ कंपोनेंट यूज टू रेजिस्ट द फ्लो इज कॉल्ड रेजिस्टर। ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं सर, किसी कंडक्टर के अंदर हम क्या करते हैं सर, एक कंपोनेंट यूज करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टर बोलते हैं। ये रेजिस्टर क्या होता है सर, एक एडिशनल होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, करंट को रेजिस्ट करते हैं। जैसे इसके पहले वाले लेक्चर नंबर 1 में हम आपको कुछ सिंबल दिखाए थे, उस सिंबल में आपको रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टर का कुछ सिंबल दिखाया गया था। जो रेजिस्टर होता है वो क्या होता है सर, अलग से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंडक्टर के अंदर प्लेस कर देते हैं, जो क्या करता है, उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। ठीक है, इसमें क्या करता है, करंट को फ्लो नहीं कराता है। तो जैसे आप देख रहे होंगे इस ग्राफ में, ये क्या है सर, ये कंडक्टर के क्या है सर, एक रेजिस्टेंस है। मतलब सर कोई भी कंडक्टर होगा, कंडक्टर के अंदर ये क्या होगी सर, ये रेजिस्टेंस अपने आप प्रेजेंट होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है। अब जो हम बाहर से अलग से जो हम रेजिस्टर यूज करते हैं, जो रेजिस्टेंस हम अलग से एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा लाया जा रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, रेजिस्टर बोलते हैं। कुछ इस तरीके से आप देखे होंगे कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर कुछ इस तरीके से इससे बॉन्ड बना होगा जिसको हम लोग बोलते हैं सर कार्बन बॉन्डिंग। ठीक है, कार्बन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये वाली जो कार्बन बॉन्ड है आप देखे होंगे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर। ठीक है, ये क्या है सर, ये अलग से एक ऐसा कंपोनेंट है जो क्या करता है, उस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, रेजिस्ट कर देता है। ठीक है, और क्या कह रहा है सर अगली पॉइंट, अगली पॉइंट कह रहा है कॉज ऑफ रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर इज कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद एटम एंड रिपल्सन विद ईच अदर। ठीक है, अब जैसे एक बात बताइए मुझे कि सर करंट को फ्लो कराने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन रिस्पांसिबल था, फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन रिस्पांसिबल था सर, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो सर सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर के अंदर क्या है, एटम्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि हमें पता है सर कोई भी कंडक्टर है, कोई भी मैटर है, उसके अंदर क्या होते हैं सर, एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और एटम प्रेजेंट है तो इसी के अंदर क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन्स भी है। ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स है सर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, अब कंडक्टर के अंदर एटम भी प्रेजेंट है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। अब क्या होगा सर, सर अगर करंट को फ्लो कराना है तो इसका मतलब क्या है सर, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना भी होगा। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जब इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये क्या होता है, इनके सामने जो ये एटम है, ठीक है, ये एटम इनके मोशन के लिए क्या प्रोवाइड कर रहे हैं सर, ऑब्स्टेकल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं सर, बाधा प्रोवाइड कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सर क्या कि सर अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम, अगर किसी के अंदर एटम्स ज्यादा होंगे, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर एटम ज्यादा होंगे तो वो क्या करेंगे, उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या आ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब वो ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। जितना ज्यादा एटम इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, वो ज्यादा क्या होगा, ज्यादा क्या होगा बच्चा, रेजिस्टेंस अप्लाइड करेगा, करंट को फ्लो नहीं करने देगा। तो होता क्या है सर, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है तो इसके सामने जो ये बाधा प्रोवाइड करा रहा है एटम, ठीक है, ये इसी बाधे को हम लोग क्या बोलते हैं सर, रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि सर अगर मैं आपसे पूछूं कि सर किसी भी करंट को फ्लो कराने के लिए उसका रूट कॉज क्या है, तो आप बताओगे सर फ्री इलेक्ट्रॉन। किसी भी सॉलिड कंडक्टर में करंट को फ्लो कराने का काम कौन करता है, करंट का कैरियर कौन होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसी प्रकार रेजिस्टेंस का कैरियर कौन होता है, तो रेजिस्टेंस का कैरियर होता है बच्चा उस कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट हुए एटम। यानी कि जो एटम है यही क्या है सर, कैरियर है। किसका कैरियर है सर, रेजिस्टेंस का कैरियर है। यानी कि जिस कंडक्टर के अंदर एटम्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो वो क्या कराएंगे सर, वो ज्यादा क्या करेंगे सर, रेजिस्टेंस को अप्लाइड कराएंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का कैरियर होगा आपका एटम, एंड करंट का जो कैरियर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन्स। और जब भी इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो एटम क्या होता है, उनके बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड कराते हैं, और ये ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है, इन दोनों के बीच में कोलिजन होता है। कोलिजन होने के बाद क्या होगा, जिस इलेक्ट्रॉन को सामने डायरेक्शन जाना था ये क्या होता है, फिर इस कोलिजन से बैकवर्ड डायरेक्शन चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो करंट की जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, अब चलते हैं बच्चा अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब इसमें कुछ देखते हैं सर रेजिस्टेंस के बारे में सर, और क्या क्या दिया गया है। जैसे कि सर एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। यानी कि सर एसआई यूनिट क्या है सर, रेजिस्टेंस की ओम है। आर इक्वल टू क्या है, वी अपॉन में आई। ठीक,
अब यहाँ पे दिया गया सर जो रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओम बोलेंगे, क्योंकि ओम के ही द्वारा ये क्या बताया गया था, रेजिस्टेंस के बारे में बताया गया था। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले इनके बारे में बताए थे, इसीलिए उन्हीं के नाम से क्या रख दिया गया, रेजिस्टेंस की यूनिट रख दिया गया। ठीक है, अच्छा एक बात और बताइए सर, इसकी अलग यूनिट क्या हो सकती है रेजिस्टेंस की? तो अलग यूनिट क्या होगी, जैसे ये क्या है ऊपर वोल्ट लिखा है, पोटेंशियल लिखा है, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है सर, वोल्ट होती है। आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की और यूनिट क्या हो जाएगी सर, वोल्ट पर एम्पियर। ये भी क्या होगा सर, रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाएगी। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट को हम लोग क्या बोल देंगे सर, ओम्स बोल देंगे। दूसरी पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरी पॉइंट कह रहा है कि सर इट इज ए स्केलर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय आर, जो कि इसके पहले हम लोग जस्ट पढ़े थे कि सर रेजिस्टेंस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अगली बात क्या कह रहे हैं सर, मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर एंड हैव अ वेरी लो रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि सर कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये भी क्या है सर, मेटल्स है, लेकिन इन मेटल्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक, और जिस वायर की रेजिस्टेंस कम होगी उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा होती है। ठीक है, यानी कि इस वाले वायर के अंदर करंट क्या करेंगे, इजिली फ्लो कर जाएंगे। दूसरी वाली बात कर रही है कि सर नाइक्रोम हैज अ हायर रेजिस्टेंस, दैट इज व्हाई यूज्ड फॉर मेकिंग अ हीटिंग एलिमेंट ऑफ द हीटर्स, टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन एटसेट्रा। यानी सर जो नाइक्रोम है, जो नाइक्रोम वाला एलिमेंट है, ठीक है, इस नाइक्रोम एलिमेंट की रेजिस्टेंस क्या होती है बच्चा, सबसे ज्यादा होती है, यानी हाई होती है। तो सर रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो इसमें सर क्या होगा, करंट जो होगा वो कम फ्लो करेगा। ठीक है, नाइक्रोम वाले में क्या होगा, करंट का जो मोशन होगा वो कम होगा। अगर सर करंट का मोशन कम हो रहा है तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि सर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स के बीच में क्या हो रहा है बच्चा, कोलिजन हो रहे हैं। ठीक है, अगर कोलिजन हो रहे हैं तो कोलिजन क्या प्रोवाइड करता है सर, हीट प्रोवाइड करता है, हीट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इस वजह से नाइक्रोम वायर में क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कोलिजन, इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम के बीच में कोलिजन होगा, कोलिजन से क्या प्रोवाइड होगा सर, हीट प्रोवाइड होगा। और इसीलिए नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, हीटिंग इफेक्ट में किया जाता है। जो भी हीटिंग एलिमेंट होते हैं लाइक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इन सभी चीजों में हम लोग किसका यूज करते हैं, नाइक्रोम का यूज करते हैं। अगली पॉइंट क्या कर रहा है सर, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, ये तो पहले बताए थे सर। अब यहां कह रहा है सर 1 ओम, 1 ओम, तो 1 ओम किसे कहेंगे हम सर, 1 ओम किसे कहेंगे सर, 1 ओम तब कहेंगे कि सर जब किसी भी कंडक्टर में 1 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे और 1 वोल्ट की बैटरी जब 1 एम्पियर की जो करंट अगर ड्रा करती है तो उस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं सर, 1 ओम बोलते हैं। यानी कि क्या बोलेंगे सर, अ कंडक्टर ऑफ अ बैटरी of 1 volt provide a 1 ohm is termed as 1, sorry, क्या बोलते हैं सर, a conductor of 1 volt battery provide a 1 ampere of current, then it termed as a 1 ohm of resistance। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, 1 ओम बोलते हैं। ठीक है, अब चलते बच्चा हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब बात कर रहे हैं सर किसकी, कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं। सर ये कंडक्टेंस क्या होता है, तो बच्चा ये जो कंडक्टेंस होता है ये रेजिस्टेंस से क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, जो कंडक्टेंस हो गया वो रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा सर, रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है इसमें, इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड विद द v ऑन x एक्सिस एंड I ऑन y एक्सिस, देन स्लोप ऑफ IV ग्राफ गिव्स द 1/r। अब देखिए इसको क्या कह रहा है, ठीक है, सपोज करते हैं सर एक हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाली जो लाइन है वो एक्स एक्सिस है और ये वाली लाइन जो है वो आई एक्सिस है। ठीक, और इस वाई एक्सिस पे हम क्या रख देते हैं सर, इस वाई एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, वाई एक्सिस पे हम लोग करंट को रख दिया जा रहा है और एक्स एक्सिस पे हम लोग वोल्ट को रख देते हैं। ठीक, और इसका जो ग्राफ है, ठीक है, ये जो ग्राफ है आर, ठीक है, तो इसमें ये जो स्लोप बता रहा है, ये जो स्लोप है, ठीक है, इस स्लोप को क्या बोलेंगे सर, इस स्लोप को बोलेंगे सर आई अपॉन में वी, आई अपॉन वी। अच्छा, ये जो आई अपॉन में वी बता रहा है वो है क्या सर, 1 अपॉन आर है। आई अपॉन वी क्या है सर, 1 अपॉन में आर है। सर देखिए v अपॉन में आई इक्वल टू आर होता था, तो आई अपॉन में वी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में आर हो जाएगा। सर ये जो 1 अपॉन में आर है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, कंडक्टेंस बोल रहे हैं। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, कंडक्टेंस बोल रहे हैं हम लोग।
ठीक है, तो कंडक्टेंस का मतलब क्या हो गया कि सर जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, ठीक है, जिसकी पहले यहां देखेंगे सर कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करेंगे और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगी, ठीक है। यानी कि सर अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है तो कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पे कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि सर रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जाहिर सी बात है डेली लाइफ में भी आप देखोगे कि सर जिस भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी कंडक्टेंस कम, और कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कंडक्ट करना, यानी कि करंट को कंडक्ट करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। यानी कि सर जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उस वाले कंडक्टर में जो भी करंट जो मूव कर रही थी, जो करंट जो जा रहा था, उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जब रेजिस्टेंस क्या हो, ज्यादा हो। और इसी का ऑपोजिट बोल दीजिए, जैसे कि सर जिसमें क्या हो, रेजिस्टेंस जो है वो अगर बहुत ही कम है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात किया जाए तो इसके पहले एग्जांपल हम लोग बात कर रहे थे सर मेटल्स की, जैसे कौन सी मेटल्स की बात कर रहे थे हम लोग, कॉपर की। तो जैसे कॉपर में क्या है, कॉपर में सर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होती है। तो कॉपर में अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू लो है तो कॉपर की कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, सर ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह हम लोग किसकी बात कर रहे थे सर, नाइक्रोम वायर की, नाइक्रोम एलिमेंट की बात कर रहे थे। नाइक्रोम एलिमेंट में क्या था सर, रेजिस्टेंस ज्यादा था, तभी तो हीटिंग इफेक्ट दे रहा था। तो सर इसमें अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसमें कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यानी कि सर रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडक्टेंस से क्या होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। यहां पे दिया गया है सर 1/r इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंडक्टेंस, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ r एंड मेजर हाउ इजिली द करंट कैन फ्लो। यानी कि सर कंडक्टेंस क्या होता है, ये मेजर करता है कि किस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये मेजरमेंट है कि सर अगर किसी भी कंडक्टेंस क्या बताएगा कि सर किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने इजिली से फ्लो कर पा रहे हैं, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही इजीली तरीके से फ्लो कर पाते हैं तो उसकी कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। उसकी कंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या, उस वाले कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। तो बस इतना जानना है कि सर कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब चलते हैं सर कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम दिया गया सर व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। तो पहले बात करते हैं सर गिवन पॉइंट की, क्या किया है सर, हाँ क्या बात करते हैं, हाँ गिवन पॉइंट की। तो सर इससे बोल रहा है सर बैटरी का पोटेंशियल दिया गया है, ठीक है, पोटेंशियल दिया गया, पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट है, ठीक है। करंट जो सप्लाई कर रहा है वो कितना सप्लाई कर रहा है, 2.5 मिली एम्पियर की बात कर रहा है। मिली एम्पियर का मतलब क्या था सर, 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये हो गया सर करंट की वैल्यू। दूसरी बात क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। यानी कि सर एक रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस पता करना है। तो सिंपल सा है सर, फॉर्मूला यूज कर लीजिए, कौन सा, V इक्वल टू था सर IR, तो R की वैल्यू पूछ रहा है, R की वैल्यू अगर पूछ रहा है तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में I, वैल्यू पुट कर देंगे। V की वैल्यू दिया गया सर 12 एंड I की वैल्यू दिया गया सर 2.5 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो R इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 10⁻³ अपॉन में 2.5, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हमें इस जो डेसिमल पॉइंट है इसी को हमें हटाना है। तो कैसे हटाएंगे सर, R इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। जब ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सर 120/25 इंटू 10⁻3, ठीक है। 5 से कैंसिल आउट कर दे रहे हैं तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ठीक, एंड 5 4 जा 20, ठीक। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू कितनी आएगी, 5 4 जा 20, उसके बाद डेसिमल 0.8, 5 8 जा 40 इंटू 10⁻3, यानी कि सर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, 4.8 इंटू 10⁻3। अब इसके यूनिट भी लिख देंगे, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है सर, रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, तो यहां पर ओम का एक सिंबल बना देंगे,
हो गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हो गया इस न्यूमेरिकल का सोल्यूशन। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं सर किसी अगले न्यूमेरिकल की। तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस। इसमें आर की वैल्यू दिया गया है, आर की वैल्यू है सर 5 ओम। ठीक है, अलाउ अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, यानी कि सर ये जो रेजिस्टेंस है वो 1.5 एम्पियर का करंट अलाउ कर रहा है। तो इसमें पूछ रहा है सर रेजिस्टेंस इसकी पोटेंशियल कितनी होगी। तो पोटेंशियल निकालने के सर कैसे, V इक्वल टू आई आर होता है, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.5 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा V इक्वल टू 7.5। ठीक है, 7.5 V इक्वल टू हो जाएगा 7.5। ठीक है, और इसकी V की यूनिट क्या होती है सर, वोल्ट होती है, तो यहां आप लिख देंगे सर वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल वैल्यू निकल गया 7.5। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। हाँ, अब बात करते हैं सर फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, यानी कि सर रेजिस्टेंस के लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। रही बात सर ये क्यों लेकर आया गया फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। अभी इसके पहले जब ओम्स लॉ पढ़े थे तो हमने देखा था कि सर ओम्स लॉ में जो रेजिस्टेंस आ रहा था वो क्या था सर, प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट था, किसका, V एंड I का। इसका मतलब क्या था कि सर जो रेजिस्टेंस होता है वो ना ही पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, ना ही वो करंट पे डिपेंड करता है। तो सर वो जो जिस पे डिपेंड करता है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बच्चा रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है सर, जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ठीक है, अगर किसी भी कंडक्टर की अगर लेंथ ज्यादा है तो उस कंडक्टर की क्या होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। और मैंने आपको सबसे पहले बताया था रेजिस्टेंस वाले में कि सर जो रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। यानी कि सर कोई भी अगर कंडक्टर की लंबाई बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बड़ी अगर कोई कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस में क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा। जैसे मान लेते हैं सर कोई एक कॉपर वायर है, अगर कॉपर वायर है तो कॉपर वायर अगर 1 मीटर का है और यही कॉपर वायर 4 मीटर का है, तो भैया इन दोनों के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इसमें इस वाले का क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इस वाले के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इस वाले के रिस्पेक्ट में क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो यही बोल रहा है कि सर कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल में होता है। दूसरा चीज क्या कह रहा है कि सर जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल के। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक हमारे पास वायर है और एक वायर ये है। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल आर और इसकी जो रेडियस है वो है स्मॉल आर। ठीक है, तो सर जिसकी एरिया ज्यादा, जिसकी डायमीटर ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि सर जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जिसकी एरिया कम होगी उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। यानी कि सर थिन वायर और थिक वायर, ये जो है थिन वायर और ये है बच्चा थिक वायर, और दोनों का जो लेंथ है, अगर L है, दोनों का लेंथ अगर बराबर है तो उस केस में जो थिन वाला वायर होगा उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जो थिन वाला वायर होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक, अब यही कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या कर रहा है कि नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि सर जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहां क्या कर रहा है सर, टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि सर जब भी हम लोग क्या करें, टेम्परेचर बढ़ाएं किसी भी प्योर मेटल वाले में, तो उस वाले केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होगा वो इंक्रीज करेगा। यानी कि सर रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाता है बच्चा, टेम्परेचर हो जाता है। ये किस वाले केस की बात कर रहे हैं सर, प्योर मेटल की बात कर रहे हैं, प्योर मेटल की बात कर रहे हैं। प्योर मेटल में क्या है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, बट रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड, इट चेंज स्लाइटली। यानी कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है और वो कंडक्टर कैसा हो, एलॉय का बना हो, तो उस वाले केस में रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। टेम्परेचर किस पे डिपेंड करता है सर, प्योर मेटल पे। अगर टेम्परेचर बढ़ी तो रेजिस्टेंस पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं सर रेजिस्टिविटी की। ठीक है,
तो रेजिस्टिविटी की बात करने से पहले एक बार रेजिस्टेंस की तरफ चलेंगे। रेजिस्टेंस क्या कह रहा था बच्चा? कह रहा था सर आर इज प्रोपोर्शनल टू द एल, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड दूसरी बात कह रहा था सर जो आर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन क्या कर लिया जाए? इक्वेट कर लिया जाए। अगर इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा सर? आर इज प्रोपोर्शनल टू द एल बाई ए। ठीक, और जैसे हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा और उस कांस्टेंट का नाम क्या है? रो है, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो बच्चा यहां पे जो रो दिया गया, रो को हम लोग क्या बोलेंगे सर? प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट। और इसी रो का नाम क्या है बच्चा? रेजिस्टिविटी नाम है, जो कि हम इस वाले स्लाइड में पढ़ रहे हैं। इसी का नाम क्या है बच्चा? रेजिस्टिविटी है। अच्छा एक बात और बताइए, जैसे जब हम लोग इसके पहले ओम्स लॉ को देखा जा रहा था तो ओम्स लॉ में जो आर आ रहा था, ठीक है, वो किससे आ रहा था? वी एंड आई के प्रोपोर्शन के थ्रू आ रहा था। इस वाले केस में रो किसके प्रोपोर्शनल में आ रहा है? आर एंड लेंथ एंड एरिया के प्रोपोर्शनल में आ रहा है। तो हमारा जो रो है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं सर? प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट बोल रहे हैं। अगर यहां से हम लोग क्या किया जाए, अगर हम लोग रो को अपना सब्जेक्ट बनाया जाए, ठीक है, तो रो को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या मिलेगा सर? आर ए बाई एल मिलेगा। ठीक है, आर ए बाई एल मिलेगा। ठीक, रो इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर ए बाई एल होगा। अब एक बात बताइए कि सर अगर रो है रेजिस्टिविटी ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट है तो क्या रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ पर डिपेंड करेगा? तो बच्चा नहीं करेगा। ठीक है, ये नहीं कह सकता सर ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ना ही रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जो रेजिस्टिविटी होता है उस ये इस वाले डिजिट पे ये जो लिखा गया है इन सभी चीजों पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि सर ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट है, मतलब ये इन सभी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? ये कांस्टेंट होगा। तो सर ये किस पे डिपेंड करता है? सर ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, मटेरियल का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लेते हैं सर एक हमारे पास कॉपर वायर है और इस कॉपर वायर का जो लेंथ है, ठीक है, इस कॉपर वायर का जो लेंथ है मान लेते हैं सर 2 मीटर है एंड एरिया इसकी क्या है? 2 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इसी कॉपर वायर का अगर लेंथ हम क्या कर देते हैं? हम 100 मीटर कर देते हैं एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 100 मीटर स्क्वायर कर देते हैं। तो सर इन दोनों केस में अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो सर रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है, लेकिन सर इन दोनों केस में जो रेजिस्टिविटी होगा वो रेजिस्टिविटी बच्चा सेम टू सेम रहेगा, वो नहीं चेंज हो सकता है। रेजिस्टिविटी हमेशा बराबर रहेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है बच्चा? नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब आते हैं सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार देख लेते हैं सर इसके बारे में क्या लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे सर? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, यानी कि सर ये क्या है सर? ये मटेरियल की क्या है सर? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है, कंडक्टर की नेचर कैसी है। जैसे यहां पे अगर ये दोनों कॉपर दोनों वायर सेम ही है, एक ही मटेरियल है, ठीक है, तो भैया इसमें रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, चाहे आप कितना हो लेंथ का लो, चाहे कितना हो क्रॉस सेक्शनल एरिया का लो। दूसरी बात क्या कह रहा है कि सर कंडक्टर्स आर कॉल्ड द मटेरियल्स हैविंग लो रेजिस्टिविटी। ठीक है, ठीक है, यानी कि सर जिसकी लो रेजिस्टिविटी होगी उस कंडक्टर्स आर कॉल्ड द मटेरियल हैविंग द लो रेजिस्टिविटी। ठीक है, अगली पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है सर रेजिस्टर आर द दोज हैव अ कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब देखा जाए रेजिस्टर एंड कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर किसे कहेंगे? जिसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाए? लो हो जाए। कंडक्टर क्या करता है सर? करंट को क्या करता है? फ्लो कराता है। ठीक है, तो कंडक्टर किसे कहेंगे? जिसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाए? कम हो जाए। और रेजिस्टर किसे कहते हैं सर? जिसकी हाई रेजिस्टिविटी होती है। तो अगर आपसे एग्जाम में डिफरेंस पूछ दिया जाए सर कंडक्टर एंड रेजिस्टर में क्या डिफरेंस है, तो आप इजीली बता सकते हो कि सर कंडक्टर में रेजिस्टिविटी लो होती है एंड रेजिस्टर में हाई रेजिस्टिविटी होती है। ठीक, और इसी तरीके से देखा जाए सर इंसुलेटर, इंसुलेटर किसे कहेंगे? इंसुलेटर आर दोज हैविंग इनफाइनाइटली हाई रेजिस्टिविटी। यानी कि सर कंडक्टर हो गया, रेजिस्टर हो गया एंड रेजिस्टिविटी एंड इंसुलेटर हो गया, राइट। तो कंडक्टर क्या हो गया सर? जिसमें लो रेजिस्टिविटी हो। रेजिस्टर किसे कहेंगे? कंडक्टर से हाई रेजिस्टिविटी हो कंडक्टर के रिस्पेक्ट में। और इंसुलेटर किसे कहेंगे सर? कंडक्टर एंड रेजिस्टर से भी ज्यादा हाई रेजिस्टिविटी जिसमें पाया जाता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंसेस है। आगे चलते हैं सर अपने अगले स्लाइड की तरफ।
ठीक है, अब बात करते हैं सर कंडक्टिविटी की। जैसे इसके पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे सर, कंडक्टेंस की बात कर रहे थे। तो कंडक्टेंस क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस था। उसी तरीके से कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी वो होगी रेसिप्रोकल टू रेजिस्टिविटी, यानी कि जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी कम। उसी तरीके से उस वाले केस में क्या था सर, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो यहां पे ये जो वर्ड दिया गया कंडक्टिविटी, तो ये रेजिस्टिविटी से आप क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, और यह क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, रेसिप्रोकल होगा, यानी कि सर जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी कम। अच्छा, इसको कैसे लिखा जाता है, कंडक्टिविटी का जो सिंबल होता है सिग्मा। सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रो। ठीक है, यही लिखा है सर क्या, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये अपोजिट होता है। अच्छा, एक बात और, इट इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इस कंडक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी को दूसरे लैंग्वेज बोलते हैं सर स्पेसिफिक स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, इसी तरीके से रेजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी को बोलते हैं सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं हम लोग, किसकी, रेजिस्टिविटी को बोलते हैं। ठीक, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसको बोलते हैं हम लोग, कंडक्टिविटी को बोलते हैं। अच्छा, एक बात और, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है सर, मटेरियल पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस के बीच में। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक, अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल है, इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है, कह रहे सर व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.25। तो जो गिवन पॉइंट है इसको एक बार लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्या क्या गिवन पॉइंट है सर, लेंथ दिया गया है, लेंथ की वैल्यू दिया गया सर 2 मीटर। ठीक, एंड एरिया की जो वैल्यू दिया गया वो दिया गया सर 1.25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल इज 1.6 इंटू 10⁻⁻8, आर की वैल्यू दिया गया है सर कितनी, 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेटल। हमें रेजिस्टिविटी निकालना है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है सर, क्या है सर, आर इक्वल टू सर रो एल बाई ए। ठीक है, तो रो की वैल्यू क्या होगी, रो की वैल्यू आएगी सर आर ए बाई एल। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, तो रो इक्वल टू हो जाएगा, आर की वैल्यू दिया गया सर 1.6 इंटू 10⁻⁻8 इंटू एरिया दिया गया सर 1.25 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 2, अपॉन में 2। ठीक है, तो रो इक्वल टू, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, पहले डेसिमल हटा देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻9, और इसमें हटाएंगे कितना हो जाएगा, -8 एंड -6। ठीक है, 10⁻⁻9, और इसमें क्या होगा, इंटू 125 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन में 2। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे, 2 8 जा 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 125 इंटू 10⁻⁻9 माइनस का 4। ठीक, तो रो इक्वल टू हो जाएगा 125 बटे कितना होगा, 8 25 40। ठीक है, 4 हुआ, 8 दूना 16, 16 4 20। ठीक, 16 4 20। ठीक है, एंड 8 कम 8 8 2 10, 1000 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 13। इसको कन्वर्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा सर रो इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर माइनस का 10। ठीक, सर इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, अब यहां से यूनिट आप निकाल सकते हो। सर रो की यूनिट क्या होगी, आर की यूनिट होती है सर ओम, एरिया की होती है सर मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है सर मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, रो की यूनिट क्या आ जाएगी, ओम मीटर हो जाएगी। तो इसमें लिख देंगे सर, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी सर, रो इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻10 ओम मीटर। बस इतना ही करना होगा इस न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक,
यहां दिया गया सर हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। ठीक है, तो पहले हम पूछा सर आई की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू कितनी बता रही है 220 वोल्ट। ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 880 ओम, यानी कि पहले वाले केस के लिए दिया गया सर 880 ओम। ठीक है, तो सर ए वाले को सॉल्व करेंगे। ए वाला क्या कह रहा है सर, करंट निकालना है, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है सर, आई इक्वल टू वी बाई आर। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग 220 अपॉन में 880, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 11 दूना 22, 11 बटे 88, 2 कम 2, 2 चौके 8, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, इसको डिवाइड कर दीजिए 1/4 को, कैसे मिलेगा सर, या ऐसे रन दीजिए। ठीक है, या फिर इसका क्या आ गया सर 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर, आई की वैल्यू निकल गई। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी में बी वाला पार्ट क्या कह रहा है, बी वाला कह रहा है कि सर हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर ऑफ कॉइल इज 110 ओम। ठीक है, तो आर की वैल्यू दिया गया सर 110 ओम एंड वी की वैल्यू दिया गया सर 220 वोल्ट, आई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सेकंड वाले केस के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो वही वाला वैल्यू पुट कर देते हैं सर, आई इक्वल टू वी बाई आर, यानी 220/110, तो 11 दूना 22, आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। सेकंड वाले केस के लिए करंट की वैल्यू कितना आएगा 2 एम्पियर, पहले वाले केस के लिए कितना आएगा 0.25 एम्पियर। ठीक, ये हो गया इस वाले न्यूमेरिकल का सोल्यूशन। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे करेंगे ये बात देख लीजिए ध्यान से। ठीक, इसको कैसे करेंगे सर, कह रहा है कि सर रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ इज 1 मीटर, एल की वैल्यू दिया गया सर 1 मीटर। ठीक है, आर की वैल्यू दिया गया सर 26 ओम। आर की वैल्यू दिया गया सर 26 ओम। ठीक, एट 20 डिग्री सेल्सियस इफ द डायमीटर ऑफ द वायर, यानी कि डायमीटर ऑफ द वायर डी की वैल्यू दिया गया सर 0.3 मिलीमीटर। ठीक, तो रेडियस कितना होगा सर, रेडियस होगा 0.3 डिवाइड बाई 2 मिलीमीटर। ये हो गया। आगे क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर आल्सो प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर। ठीक है, यानी कि सर टेम्परेचर कितना दिया गया सर, टेम्परेचर दिया गया सर 20 डिग्री सेल्सियस, और रही बात यह है कि सर हमें इसी टेम्परेचर पे ही निकालना है रेजिस्टिविटी, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। रो इक्वल टू क्या था, आर ए बाई एल था, तो रो इक्वल टू आर की वैल्यू दिया गया सर 26, ए की वैल्यू, यानी कि सर ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहां लिखेंगे सर पाई आर स्क्वायर अपॉन में एल, तो रो इक्वल टू हो जाएगा सर 26 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है सर 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है सर 0.3 अपॉन में 2, मिलीमीटर दिया गया है, तो मिलीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर अपॉन में लेंथ की वैल्यू कितनी दी गई है 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो रो इक्वल टू हो जाएगा आपका 26 इंटू 3.14 इंटू 0.3/2 इंटू 0.3/2 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये होगा 13 और इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 7 14, 1.57। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 13 इंटू 1.57 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इंटू 10⁻⁻⁶, तो रो इक्वल टू हो जाएगा 13 इंटू 1.57 इंटू 0.9 इंटू 10⁻⁻⁶, तो रो इक्वल टू कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी सर 1.84 इंटू 10⁻⁻⁴ ओम मीटर। इसको जब आगे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी। ये हो गया सर इसके बारे में। ठीक है, ठीक है, हाँ 0.3 एंड 0.3 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.09, ठीक है 0.09 होता है,
0.09 करके आप इसको करेंगे, 1 मिनट, ठीक है, 0.09। हाँ, जब इससे सॉल्व करेंगे तब आएगा रो इक्वल टू 1.84 इंटू 10⁻⁴ मीटर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, रही बात है सर इस वायर, ठीक है, जो वैल्यू दिया गया सर रेसिस्टिविटी ने 1.84 इंटू 10⁻⁴ ओम मीटर। बच्चा ये जो वायर होती है, इस वायर का नाम है सर मैग्नीज, मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज वाला वायर है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो वायर होती है, उसकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो इतनी होती है 1.84 इंटू 10⁻⁴ ओम मीटर। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, और ये जो वायर है, ठीक है, ये कैसे पता चला सर ये मैग्नीज वाली है? तो सर ये कैसे पता चलेगा सर? क्योंकि सर जो भी कोई मटेरियल होता है उसकी रेसिस्टिविटी क्या होती है सर? कांस्टेंट होती है। इसीलिए सर 1.84 इंटू 10⁻⁴ ओम मीटर इसको देखा गया है सर, मैग्नीज वाले वायर में इतना ही रेसिस्टिविटी पाई जाती है। इसलिए जो वायर होगी वो कौन सी होगी? मैग्नीज वाली होगी। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक, अब इसको सॉल्व किया जाए। ये क्या होगा? कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ वायर इज डबल देन द रेजिस्टेंस बिकम। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करना है कि सर इसमें जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये क्या है सर? कांस्टेंट है। हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसमें क्या करेंगे? कांस्टेंट लेके चलेंगे, तब हमें बताना सर रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसको सॉल्व करना तो सर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सर R इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक है, इससे हम लोग इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब करना क्या है सर? अब हमें सर लेंथ को क्या करना है? बढ़ा देना है। यानी सेकंड वाले केस में क्या करें सर? लेंथ को बढ़ा दे रहे हैं और क्या कर दे रहे हैं सर? 2 कर दे रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं? सेम टू सेम रख रहे हैं। तो नया वाला रेजिस्टेंस क्या होगा? तो सर R प्राइम इक्वल टू हो जाएगा रो L प्राइम अपॉन में A प्राइम। ठीक है, और रही बात यह है सर क्या रेजिस्टिविटी को भी हम लोग चेंज करेंगे? तो सर कहेंगे सर नहीं, क्योंकि सर जो वायर है सेम वायर है, तो सेम वायर के लिए रेजिस्टिविटी क्या होती है सर? सेम ही होती है। ठीक है, तो R प्राइम इक्वल टू द रो L प्राइम क्या है हमारा? 2L है, और A प्राइम क्या है सर? A है। ठीक, ये हो गया सर इक्वेशन 2। अगर आप इस इक्वेशन 2 को देखेंगे तो इक्वेशन 2 कह रहा है सर R प्राइम इक्वल रो, इसको ऐसे लिखेंगे R प्राइम इक्वल टू 2 रो L बाई ए। ठीक, अगर इस इक्वेशन 2 को अगर ध्यान से देखा जाए तो सर ये जो रो L बाई ए है वो एक्चुअली है क्या? R ही तो है, पुराने वाला यानी ओरिजिनल रेजिस्टेंस है। तो सर R प्राइम इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2R हो जाएगा। तो कह रहा है सर इसी वाले क्वेश्चन में सर देन द रेजिस्टेंस बिकम, तो सर जो न्यू वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो ओल्ड वाले रेजिस्टेंस यानी ओरिजिनल रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा सर? डबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि सर ओरिजिनल रेजिस्टेंस अगर बाय द वे 5 ओम है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ अगर हम लोग डबल कर दे रहे हैं तो नया जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो कितना हो जाएगा बच्चा? 10 ओम हो जाएगा, क्योंकि जस्ट उसी का डबल हो जाएगा। किस कंडीशन में? जब हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट करके रखें। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अब हम लोग अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। An 8 ohm resistance wire is double on itself. Calculate the new resistance of the wire. हमें न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर करना है। ठीक है, और ये कब हो रहा है कि सर जब हमारे पास एक 8 ओम का रेजिस्टेंस है और जब उसको क्या कर दे रहे हैं हम लोग? डबल कर दे रहे हैं। उसी वायर को हम लोग क्या कर दे रहे हैं बच्चा? डबल कर दे रहे हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। पहले सपोज करते हैं बच्चा एक हमारे पास एक सिंगल वायर था, ठीक है, और इस सिंगल वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और इसका जो लेंथ है वो है L, और इस वायर का जो रेजिस्टेंस दिया गया है वो कितना दिया गया सर? 8 ओम दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो कंडीशन अप्लाई किया जा रहा है वो ये कह रहा है कि सर एन 8 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल ऑन इटसेल्फ। ठीक है, इसी को डबल कर दिया जाए तो डबल कैसे करेंगे सर? इसको B से ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर L/2 और ये रहेगा सर A, और ये भी क्या रहेगा सर? L/2 एंड A। ठीक है, और हम इसी वायर को क्या कर रहे हैं सर? ये जो डबल वायर है इसको सिंगल वायर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो सिंगल वायर में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसकी जो लेंथ होगी, न्यू लेंथ होगी, वो हो जाएगी सर L/2, और इसका जो न्यू क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2A हो जाएगा। जो बच्चा हम इसको डबल किए, जो इसको B से कट करके दो अलग पार्ट में किया गया, इसी को आप क्या कीजिए? एक सिंगल पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। सिंगल पार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो सर लेंथ तो बराबर है, बस इसकी वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, 2A हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाए सर? ये जो लेंथ है वो हो जाएगी सर L/2, और न्यू क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो 2A हो जाएगा। राइट, अब बात करते हैं सर इस वाले वायर के लिए।
इस वाले वायर के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा सर, R इक्वल टू रो L बाई A। ठीक है, इसे हम लोग अपना इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक, इस वाले वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, तो R प्राइम इक्वल टू हो जाएगा रो L प्राइम अपॉन में A प्राइम। ठीक है, क्योंकि सर वायर हमारा सेम था तो रेजिस्टिविटी भी हमारा क्या क्या होगा सर, सेम ही होगा, क्योंकि सर रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब यहां पे देखा जाए सर, ये जो सेकेंड वाला जो वायर है, ठीक है, इसी फर्स्ट वाले वायर का क्या हुआ है, डबल हुआ है। तो इस केस में सर L प्राइम कितना हो गया सर, L बाई 2, यानी कि ओरिजिनल जो वायर था उसी लेंथ का क्या हो गया, वो हाफ हो गया। एंड इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना हो गया सर, 2A हो गया। ठीक, अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे, तो R प्राइम इक्वल टू हो जाएगा R L बाई 2 अपॉन में 2A। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर, R प्राइम इक्वल टू द रो L बाई A 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, R प्राइम इक्वल रो L बाई 4A। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे सर, R प्राइम इक्वल टू 1 अपॉन में 4 रो L बाई A। ये हमारा क्या हुआ सर, न्यू रेजिस्टेंस मिला इस वाले कंडक्टर का। अगर आप ध्यान से देखोगे सर, रो L बाई ए किसके इक्वल है, R के इक्वल है, तो R प्राइम इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 4 R हो जाएगा। यानी कि सर जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा सर, 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 होगा तो भैया बताइए कितना होगा, तो R प्राइम इक्वल टू हो जाएगा सर 1/4, और R की वैल्यू दिया गया था सर 8 ओम, यहां पे लिख देंगे 8 ओम। तो R प्राइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो R प्राइम की वैल्यू कितनी होगी, 2। ठीक है, और R प्राइम की यूनिट क्या होती है सर, ओम होती है, तो ये क्या आ जाएगा सर, 2 ओम हो जाएगी। यानी कि सर जो न्यू रेजिस्टेंस जो हमें देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा सर, 2 ओम मिलेगा। जब हम लोग क्या कर रहे हैं सर, उसी वायर को डबल कर दे रहे हैं, वो जो वायर हो जा रहा है वो डबल इटसेल्फ हो जाएगा। उस केस में R प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 ओम हो जाएगी। अच्छा, क्लियर रहे यहाँ पे कि सर जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो ध्यान रहे, यहाँ पे जो भी न्यू रेजिस्टेंस होगा वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये किस कंडीशन में हो रहा है, जब वही वाला वायर क्या हो रहा है, डबल इटसेल्फ हो रहा है, जब लेंथ हाफ हो रहा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके पहले वाले न्यूमेरिकल हमने क्या देखा था कि सर जब लेंथ क्या हो रहा था, जब लेंथ डबल हो रहा था उस केस में न्यू रेजिस्टेंस क्या हो रहा था, 2R हो जा रहा था। इस वाले केस में क्या हो रहा है कि सर L जो न्यू लेंथ है वो हाफ हो रहा है और एरिया क्रॉस सेक्शन इसका ट्वाइस हो जा रहा है। उस केस में R प्राइम की जो वैल्यू आएगी वो 1/4 पार्ट ऑफ R आएगा। ठीक है, अब चलते हम लोग अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी के। तो बस आज इतना ही, और अपने वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद।